प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट 1 के शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्न पत्र से विशिष्ट बालकों की शिक्षा में पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया था। आज दूसरा है सृजनात्मक बालक का अध्ययन करेंगे। तो सृजनात्मक बालक क्या होते हैं? वे बालक जो नवीन ढंग से सोचने, नवीन कार्य करने, नवीन ढंग से सोचने, नवीन कार्य करने और नवीन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तो नवीन ढंग से सोचने, नवीन कार्य करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि IQ उच्च होती है। तो सृजनात्मक बालक की जो IQ होती है, बुद्धि लब्धि उच्च होती है और अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा वे किसी भी कार्य को नवीनता तथा परंपरा से हटकर उचित ढंग से करते हैं तथा वे किसी भी कार्य को नवीनता तथा परंपरा से हटकर उचित ढंग से करते हैं। तो सृजनात्मक बालकों की परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में है कि बैरल के अनुसार सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को संयुक्त कर नवीन निर्माण करता है। तो सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को संयुक्त माने जोड़कर नवीन निर्माण करता है। तो ये बैरल के अनुसार डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन है इनका गिलफोर्ड के शब्दों में। सृजनात्मक बालकों में अधिकतम सामान्य गुण होते हैं। सामान्य बालकों की तरह सृजनात्मक बालकों में अधिकतम सामान्य गुण होते हैं, जो न केवल भौतिकता के गुणों को सम्मिलित करता है, वरन यह उसमें लचीलापन, प्रवाह की योग्यता, प्रेरणात्मक एवं संयम की योग्यता शामिल होते हैं। लचीलापन, प्रवाह माने बोलने की योग्यता और प्रेरणात्मक एवं संयम की योग्यता भी शामिल होते हैं। फिर है एक और परिभाषा आशुबेल के अनुसार सृजनात्मक बालक बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व चरों तथा समस्या समाधान लक्षणों को सामान्यीकृत की शक्ति रखता है। तो आशुबेल के अनुसार सृजनात्मक बालक बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व चरों तथा समस्या समाधान की सृजनात्मक शक्ति रखता है। और एक आइजनिक के अनुसार है परिभाषा कि सृजनात्मक बालक नए संबंधों को, ज्ञान को, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। अब हम सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, गुण या अच्छाइयों का अध्ययन करेंगे। तो सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं क्या हैं, उसकी गुण क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसका अध्ययन करेंगे। पहला है सृजनात्मक बालक की अपने आयु समूह में एक अलग पहचान होती है। तो सृजनात्मक बालक के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं होती हैं। उसमें पहला है कि सृजनात्मक बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य औसत श्रेणी का होता है। तो फिजिकल हेल्थ एवरेज श्रेणी का होता है। सृजनात्मक बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य औसत श्रेणी का होता है। फिर दूसरा है कि सृजनात्मक बालकों का बौद्धिक स्तर
अत्यधिक विस्तृत होता है। सृजनात्मक बालकों का बौद्धिक स्तर अत्यधिक विस्तृत होता है और फिर इन बालकों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पृथक होता है। इन बालकों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पृथक होता है। फिर तीसरा है कि विचारों में सृजनात्मक बच्चों के विचारों में मौलिकता, स्वतंत्रता तथा लचीलापन पाया जाता है। उनकी जो विचार हैं वो फंडामेंटल होते हैं, मौलिक होते हैं और स्वतंत्र होते हैं और लचीलापन होता है। चौथा है ये बालक किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये बालक किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पांचवा है ये सृजनात्मक बालकों में अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अधिक परिपक्व होते हैं। तो सृजनात्मक बालक जो है अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अधिक मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। और नेक्स्ट है कि इन बालकों में दया, सहानुभूति का अभाव रहता है और सहानुभूति का अभाव रहता है तथा ये बालक अधिक सामाजिक नहीं होते। सहानुभूति का अभाव रहता है और ये बालक अधिक सामाजिक नहीं होते। फिर नेक्स्ट है संवेदनशील। सृजनात्मक बालक संवेदनशील तथा शीघ्र निर्णय वाले होते हैं। तो सृजनात्मक बच्चे जो हैं संवेदनशील होते हैं और शीघ्र निर्णय वाले होते हैं। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा कैसे होती है? एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रंस। तो सृजनात्मक बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक बताया गया है। इन बालकों को शिक्षा अवस्था में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि सृजनात्मक बालकों में उत्सुकता, मौलिकता, उत्सुकता, मौलिकता, उत्सुक होते हैं किसी भी कार्य करने के लिए। तो सृजनात्मक बालकों में उत्सुकता, मौलिकता, ये सृजनात्मक बालकों की शिक्षा की, ये सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के लिए उत्सुकता, मौलिकता तथा जानने की तीव्र इच्छा होती है। इसलिए शिक्षकों को उनकी शिक्षा व्यवस्था को विशेष वातावरण देकर, उनके विशेष ध्यान देकर, विशेष व्यवस्था करके उनकी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण अलग से करना चाहिए। तो दूसरा है कि सृजनात्मक बालकों का पाठ्यक्रम विशेष होना चाहिए, सामान्य बालकों की तरह नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें रचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करे। तो सृजनात्मक बालकों का जो पाठ्यक्रम हो उसके माध्यम से बालकों में कोई कार्य, कोई सी क्रिएटिव माइंड, रचना करने का और सृजन करने का उसका विचार करें। फिर तीसरा है कि इन बालकों की पाठ्य सामग्री पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, पिकनिक, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक के बाद शैक्षिक भ्रमण, सामूहिक कार्य आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे बालकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके। तो जैसे सामूहिक कार्य हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण और जो सामूहिक प्रोग्राम होते हैं विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पर्वों पर और जयंतियों पर, उसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेनी चाहिए, जिससे बालकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जा सके, विकसित की जा सके। विद्यालय में अगला है कि विद्यालय में सेमिनार, संगोष्ठी, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए। तो विद्यालय में, पूरे विद्यालय में सेमिनार, संगोष्ठी और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अनुशासन का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर पांचवा है शिक्षकों द्वारा इन बालकों को स्वक्रिया हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो शिक्षकों द्वारा इन बालकों को ये जो स्वक्रिया है, सेल्फ रिस्पॉन्स है, इसके लिए
और पुरस्कृत करना चाहिए या तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो अगला है कि विद्यालय में समय समय पर बालकों को एक पुरस्कार प्रदान किए जाए जिससे इनकी सृजनात्मकता को और अधिक विकसित किया जा सके। तो वह समय समय पर इन्हें पुरस्कृत किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए विद्यालय में, जिससे इनकी जो सृजनात्मकता शक्ति है इसको और विकसित किया जा सके। अब हम अगला देखेंगे कि बैकवर्ड चिल्ड्रन कैसे होते हैं, पिछड़े बालक। अब हम लोग पिछड़े बालक का अध्ययन करेंगे। तो विशिष्ट बालकों की तीसरा प्रकार है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक ये वे बालक होते हैं जो कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहते हैं। कक्षा के जो औसत छात्र हैं उनसे पीछे रहते हैं। तो एक यह आवश्यक नहीं कि पिछड़े बालक मंद बुद्धि के बालक हों। यह आवश्यक नहीं है कि पिछड़े बालक जो है मंद बुद्धि के हों। मंद बुद्धि होना पिछड़ेपन का एक मात्र कारण मात्र है। मंद बुद्धि होना पिछड़ेपन का कारण मात्र है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि मंद बुद्धि का हो पिछड़ेपन वाला बालक। एक प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम होने से उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाएगा। तो पिछड़े बालक की परिभाषाएं हैं। वर्ग के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में असमर्थ होता है, स्कूल लाइफ के मध्य में असमर्थ होता है, तो पिछड़ा बालक होता है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है सौनल के अनुसार। सौनल मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। नेक्स्ट है कि पिछड़ेपन का प्रकार, टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन पिछड़ेपन के प्रकार हैं। पिछड़े बालकों का पिछड़ापन 4 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत पिछड़ापन या वैयक्तिक पिछड़ापन, और दूसरा है सामुदायिक पिछड़ापन, चौथा है सामान्य पिछड़ापन, तीसरा है सामान्य, चौथा है विशिष्ट पिछड़ापन। ये 4 प्रकार के बालक होते हैं, 4 टाइप्स के जो पिछड़ेपन के प्रकार हैं। तो व्यक्तिगत पिछड़ापन में क्या होता है कि किसी भी कक्षा में सामान्य छात्रों से पिछड़े हुए कुछ छात्रों के कारण भी अलग होते हैं। सामान्य छात्रों से भी जो पिछड़े हुए, किसी भी कक्षा में सामान्य छात्रों से पिछड़े हुए छात्रों के कारण भी अलग अलग होते हैं। तो सामान्य छात्रों से पिछड़ेपन के कारण भी अलग होते हैं। इस पिछड़ेपन को सामान्य पिछड़ापन कहा जाता है। नहीं, वैयक्तिक पिछड़ापन में देखिए, किसी भी कक्षा में सामान्य छात्रों से पिछड़े कुछ छात्रों के कारण भी अलग अलग होते हैं। सामान्य छात्रों से पिछड़े कुछ छात्रों के कारण भी अलग अलग होते हैं। वैयक्तिक पिछड़ापन में पिछड़ेपन के कारण, व्यक्तिगत होने के कारण इस पिछड़ेपन को वैयक्तिक पिछड़ापन कहा जाता है। तो पिछड़ेपन का एक कारण जो है व्यक्तिगत होता है कि सामान्य छात्रों से क्यों पिछड़े हैं, तो ये इसलिए वैयक्तिक पिछड़ापन कहा जाता है। दूसरा है सामुदायिक पिछड़ापन, जहाँ कक्षा के अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हैं तथा उनके पिछड़ेपन के कारण भी समान हों, तो इस पिछड़ेपन को
सामुदायिक पिछड़ापन करते हैं। जहाँ कक्षा के अधिकतर छात्र पिछड़े हुए हों और पिछड़ेपन का कारण भी एक समान हो तो इसे सामुदायिक पिछड़ापन कहते हैं। सामुदायिक। तीसरा है सामान्य पिछड़ापन। तो सामान्य पिछड़ापन में कक्षा में जो बालक पाठ्यक्रम के सभी या अधिकांश विषयों में पिछड़े होते हैं, इस पिछड़ेपन को सामान्य पिछड़ापन कहते हैं। तो कक्षा में अधिकतर बालक जो कई विषयों में या अधिकतर विषयों में सामान्य रूप से पिछड़े हुए होते हैं तो इसे सामान्य पिछड़ापन कहते हैं। फिर अगला है विशिष्ट पिछड़ापन। विशिष्ट पिछड़ेपन बालकों के अंतर्गत ये वे बालक आते हैं जो किसी भी एक या एक से अधिक दो विषयों में पिछड़े होते हैं। तो विशिष्ट पिछड़ेपन में एक या एक से अधिक दो विषयों में जो बालक पिछड़े होते हैं उसे विशिष्ट पिछड़ेपन वाले बालक कहते हैं। तो इस प्रकार 4 टाइप्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन आपने देखा कि वैयक्तिक है, सामुदायिक है, सामान्य है और विशिष्ट है। अब पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो पहला है कि पिछड़े बालकों को सीखने की गति अत्यंत मंद होती है। तो लर्निंग जो है अत्यंत मंद होती है। लर्निंग लो, अत्यंत मंद होती है। फिर दूसरी विशेषता यह है कि ये बालक अपनी उम्र के बालकों की तुलना में शैक्षिक क्षेत्र में अत्यंत पिछड़े हुए होते हैं। तो दूसरी विशेषता यह है कि ये बालक अपने हम उम्र के और सहपाठियों के साथ तुलना में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। फिर तीसरा है कि इन बालकों में एकाग्रता का अभाव पाया जाता है। एकाग्रता का अभाव पाया जाता है। एकाग्रता का अभाव की कमी पाई जाती है, एकाग्रता की कमी पाई जाती है। चारों तरफ इनका दिमाग दौड़ता रहता है, एकाग्र मन नहीं रहता है। तो अगला है कि ये बालक अंतर्मुखी होते हैं तथा इनके साथियों की संख्या सीमित होती है। तो ये बालक जो है अंतर्मुखी आपको व्यक्तित्व वाले चैप्टर में बताया है कि ये कम बोलने वाले होते हैं। ऐसे बालक क्या बनते हैं? वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं बताया गया था। तो अंतर्मुखी होते हैं और कम से कम सीमित सहपाठियों की संख्या होती है, इनके मित्रों की। और अगला है कि ये बालक स्वयं निर्णय नहीं ले पाते। सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते, स्वयं निर्णय नहीं ले पाते ये बालक अपने किसी भी कार्य को करने में। फिर नेक्स्ट है इन बालकों में तर्क शक्ति, स्मरण, ध्यान तथा विवेक शक्ति निम्न स्तर की होती है। तर्क, स्मरण, ध्यान तथा विवेक शक्ति निम्न स्तर की होती है। तो इन बालकों में ये निम्न स्तर की होती है। तर्क, स्मरण, ध्यान, विवेक शक्ति निम्न स्तर की। फिर है अगला कि बालक सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। तो जो नॉर्मल स्कूल, सामान्य स्कूल चल रहे हैं, इन विद्यालयों के पाठ्यक्रम को पढ़ने में और उससे लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में ये बालक असफल होते हैं। तो ये जो सामान्य शिक्षण विधि है, इसके माध्यम से ये बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। और नेक्स्ट विशेषता है इनकी कि ये बालक जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। ये बालक जो है जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। फिर है अगला कि इन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के बीच होती है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से 90 IQ, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, बुद्धि लब्धि हिंदी में कहते हैं। तो इन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालय तथा समाज में होने वाले विभिन्न
कार्यक्रमों में भाग लेने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। विद्यालय में या समाज में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं इसमें भाग लेने में ये कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। फिर अगला है कि ये बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तथा ये सामान्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। तो ये बालक जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और सामान्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। तो फिर पिछड़ेपन के कारण क्या है? इसके बाद है कि पिछड़ेपन के कारण, बालक के शैक्षिक पिछड़ेपन के दो कारण हैं, एक व्यक्तिगत कारण है और एक परिवेशी कारण है। तो व्यक्तिगत कारण में आएगा कि अब सामान्य शारीरिक विकास, सामान्य बालकों की अपेक्षा असामान्य शारीरिक विकास के कारण ये बालक शैक्षिक योग्यता में पिछड़ जाते हैं। तो इनका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए ये शैक्षिक योग्यता में पिछड़ जाते हैं। असामान्य, सब नॉर्मल नहीं होता है, असामान्य। तो असामान्य शारीरिक विकास के अंतर्गत जैसे शारीरिक अक्षमता, जैसे ऊंचा सुनना और शारीरिक विकृति, वाक दोष, शारीरिक निर्बलता तथा लंबी बीमारी है, जिसके कारण ये बालक पिछड़ जाते हैं। फिर है बौद्धिक, व्यक्तिगत कारण में दूसरा है बौद्धिक मंदता। इसमें बोला था असामान्य शारीरिक विकास, उसमें क्या बताया गया कि ऊंचा सुनना और तुतलाना, कतलाना, असामान्य शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। अब दूसरा है बौद्धिक मंदता। इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है उनकी सामान्य बौद्धिक क्षमता मस्तिष्क आघात के कारण क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क आघात के कारण इनकी जो नॉर्मल बुद्धि लब्धि है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यह बौद्धिक मंदता बालकों को विषय वस्तु समझने, तर्क करने और विचार कल्पना में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण बालक कक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो ये आघात लग जाता है कभी कभी बालकों को, सदमा, तो इसे बौद्धिक मंदता कहते हैं। बौद्धिक मंदता के कारण बालक न कोई तर्क कर पाता है, न कोई विचार कर पाता है, न कोई कल्पना कर पाता है। तर्क, विचार, कल्पना कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए वो कक्षा में पिछड़ जाता है। फिर है दोषपूर्ण सामवेगिक विकास। दोषपूर्ण सामवेगिक विकास में बालक संवेगात्मक बालक के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है संवेगात्मक, जैसे हीनता की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, विरोधी दृष्टिकोण, उसके बाद अत्यधिक श्रेष्ठता की भावना, शिक्षक के प्रति भय का भाव आदि संवेगों के कारण बालक पिछड़ जाते हैं। तो शिक्षक के प्रति भय का भाव आदि संवेगों के कारण जो है बालक पिछड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इनका परिवेशी कारण। तो इन्वायरमेंटल कॉसेस, तो इसके अंतर्गत पारिवारिक कारण आता है। परिवार का स्तर भी पिछड़ेपन को प्रभावित करता है। परिवेश माने वातावरण, तो परिवार का स्तर भी पिछड़ेपन को प्रभावित करता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों को शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। जो निम्न सामाजिक स्तर के आर्थिक सामाजिक स्तर के लोग हैं, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के, तो वहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण बालक अपने सहपाठियों से पिछड़ेपन का शिकार होना महसूस करता है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये बाल श्रम करने लगते हैं तथा चाहते हुए भी पढ़ नहीं पाते। इसके अतिरिक्त माता पिता का निम्न शैक्षिक स्तर, धन का अभाव, माता पिता का शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण न होने के कारण ये बालक पिछड़ जाते हैं। तो माता पिता के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर
और माता पिता का शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण न होने के कारण ये बालक शैक्षणिक दृष्टि से इनको माहौल परिवेश नहीं मिल पाता है, वातावरण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये बालक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ जाता है। फिर अगला है विद्यालयीकरण। तो परिवार परिवेशीकरण में नेक्स्ट है कि विद्यालयीकरण। परिवार के समान ही विद्यालय का वातावरण भी प्रभावी बालक को पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बालक का विद्यालय में विलंब से प्रवेश, सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर निम्न होना भी बालक के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर निम्न होना भी बालक के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो माता पिता जैसे बाल श्रम करने के कारण विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहना, विद्यालयीकरण क्या है? विद्यालय में बाल श्रम करने के कारण विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहना, माता पिता का दूसरे शहर में स्थानांतरण, अध्यापक द्वारा दोषपूर्ण शिक्षण तथा कक्षा में पक्षपातपूर्ण व्यवहार ही शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो नेक्स्ट है कि सामाजिक वातावरण भी बालक की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। बालक के पास पड़ोस, निम्न वातावरण, उनका सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर निम्न होता है तो बालक के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। खेलों में अधिक ध्यान देने के कारण भी बालक कक्षा में पिछड़ जाते हैं। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये समझिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करने में छात्र प्रगति कर सकते हैं, तो इनकी शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित ढंग से की जानी चाहिए। पहला कि कक्षा में अध्यापक को पिछड़ेपन के कारणों, जैसे कक्षा में अध्यापक को पिछड़ेपन के कारणों जैसे कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कारणों का पता लगाकर उनका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जो कारण है उनका पता लगाकर उनका निराकरण, समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा क्या है, जो पिछड़े बालकों की शिक्षा कैसे होगी? दूसरा है कि पिछड़े बालकों के विद्यालय समय के बाद अलग से कक्षाएं लगानी चाहिए। तो विद्यालय समय, स्कूल टाइमिंग के बाद विद्यालय में पिछड़े बालकों के लिए अलग से क्लास लगाकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तीसरा है कि शिक्षण की रोचक विधियों जैसे खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि तथा धीमी गति के शिक्षण द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान देनी चाहिए। तो खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि एवं धीमी गति से शिक्षण द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान दिया जाना चाहिए। फिर चौथा है कि ऐतिहासिक स्थानों के शैक्षिक भ्रमण द्वारा ज्ञान प्रदान कराना चाहिए। जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनके शैक्षिक भ्रमण के द्वारा उनका ज्ञान प्रदान किया जाए। उसके बाद है कि इन बालकों के लिए हस्तशिल्प कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इन कक्षाओं में बालकों को कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कृषि कार्य और धातु, जिल्दसाजी, लकड़ी आदि तथा बालिकाओं के लिए कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि का ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालकों को कताई, बुनाई, जिल्द बनाना, किताबों का कवर बनाना और बैग, धातु, लकड़ी आदि का, और बालिकाओं के लिए कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि का ज्ञान, विज्ञान, गृह कार्य करने की दक्षता प्रदान करनी चाहिए। फिर अगला है कि इन बालकों के लिए व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार सरल, कम विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इनका पाठ्यक्रम भी अलग होना चाहिए, सरल होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इन बालकों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अभिनय, नृत्य, कला तथा नेतृत्व प्रदर्शन के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। तो इन बालकों के लिए अभिनय, नाटक करने के लिए, नृत्य करने के लिए, संगीत और कला तथा नेतृत्व प्रदर्शन का अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। कक्षा अध्यापक द्वारा इन बालकों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज की क्लास यही समाप्त होती है। फिर
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ये रहा आज पिछलेपन बालक। अगले वीडियो में हम लोग मंदबुद्धि बालक के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।